बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान में इतिहास के अध्याय एक जो है फ्रांसीसी क्रांति। बच्चों, ये फ्रांसीसी क्रांति का खंड 5 है, दास प्रथा का उन्मूलन, है ना। दास प्रथा का उन्मूलन जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 21 पर है बच्चों, है ना। और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए 9th और 10th के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 9th की गणित देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारों में से एक था, है ना। जो जैकोबिन शासन था उस समय उन्होंने दास प्रथा का उन्मूलन जो है उसमें सुधार किए थे। कैरेबियाई उपनिवेश मार्टिनिक, गोडेलोप और सैन डोमिंगो तंबाकू, नील, चीनी एवं कॉफी जैसी वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। ठीक है। अपरिचित एवं दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपियों की अनिच्छा का मतलब था बागानों में श्रम की कमी। इस कमी को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार द्वारा पूरा किया गया, है ना। तो ये जो देश थे यहाँ पर नील, चीनी और कॉफी जो है इसके महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता थे। तो ये जो देश थे यहाँ पर काम करने के लिए, है ना, काम करने के लिए जो है दास लाए जाते थे। दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ, है ना। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ। फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नान्ते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहां वे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे। दासों को दाग कर एवं हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरेबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था। वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था। इतना अमानवीय कार्य उस समय दास प्रथा के रूप में हो रहा था। दास श्रम के बल पर यूरोपीय बाजारों में चीनी, कॉफी एवं नील की बढ़ती मांग को पूरा करना संभव हुआ। बोर्दे और नान्ते जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में लंबी बहस हुई कि व्यक्ति के मूलभूत अधिकार उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाएं या नहीं। परंतु दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। ठीक है। लेकिन अंततः सन 1794 के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया, पर यह कानून एक छोटी सी अवधि तक ही लागू रहा। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा पुनः शुरू कर दी, है ना। पुनः शुरू हो गई थी दास प्रथा। फिर बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई। फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से दास प्रथा का उन्मूलन 1848 में किया गया। ठीक है बच्चों, 1848 में फिर दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ। अब यहाँ पे नए शब्द में दे रखा है बच्चों, देखो निग्रो शब्द आया था, अफ्रीकी निग्रो लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता मिल गई थी। तो यहाँ निग्रो का अर्थ दे रखा अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग, है ना। यह अपमानजनक शब्द है जिसका प्राय इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसका अब इस्तेमाल नहीं होता है। अब यहाँ पे बता रखा है दास मुक्ति वाला एक चित्र दे रखा, देखो बच्चों, दास मुक्ति से संबंधित का खंड 6 क्रांति और रोजाना की जिंदगी, है ना, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 22 पर है। ठीक है, इसके आगे के भाग हम लोग पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हो तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हो। और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए क्लास 9th की मैथ से देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो बच्चों, हम फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, लगत पढ़ रहे हैं हम। और अब पढ़ेंगे हम रोजाना की जिंदगी के बारे में, क्रांति और रोजाना की जिंदगी। क्या राजनीति लोगों का पहनावा, उनकी बोलचाल अथवा उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तकों को बदल सकती है? क्या राजनीति के द्वारा पहनावा, बोलचाल और पुस्तकें बदली जा सकती है? सन 1790 से बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं एवं बच्चों के जीवन में ऐसे अनेक परिवर्तन आए। क्रांतिकारी सरकारों ने कानून बनाकर स्वतंत्रता एवं समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास किया। बास्तिल के विध्वंस के बाद सन 1790 की गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति, है ना। क्या कानून आया था बच्चों? सेंसरशिप की समाप्ति। देखो ये क्या होता, अब हम पढ़ते हैं।
प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत तमाम लिखित सामग्री और सांस्कृतिक गतिविधियों, किताब, अखबार, नाटक को राजा के सेंसर अधिकारियों द्वारा पास किए जाने के बाद ही प्रकाशित या मंचित किया जा सकता था। मतलब ये जो सांस्कृतिक गतिविधियां, किताबें थी, है ना, इनको राजा के अधिकारी जब पास करते थे कि हाँ इसे प्रकाशित करना चाहिए, इसे दिखाना चाहिए या नहीं, उसके बाद ही ये प्रकाशित और मंचित किया जा सकता था। परंतु अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया, है ना। नैसर्गिक मतलब प्राकृतिक अधिकार घोषित कर दिया किसको? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को। परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबारों, पर्चों, पुस्तकों एवं छपी हुई तस्वीरों की बाढ़ आ गई, जहां से वह तेजी से गांव देहात तक जा पहुंची। उनमें फ्रांस में घट रही घटनाओं एवं परिवर्तनों का ब्यौरा और उन पर टिप्पणी होती थी। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब यह था कि किसी भी घटना पर परस्पर विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे, है ना। उसके पहले ऐसा अधिकार नहीं था इनको। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में असंख्य लोग जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का यह लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो मुट्ठी भर शिक्षितों के लिए ही संभव था, है ना। किताबें तो कुछ लोग ही पढ़ सकते थे, है ना। और किताबों को भी प्रकाशित करने का अधिकार मिल गया था, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मिला था। इसके साथ ही नाटक, संगीत और उत्सवी जुलूसों में भी असंख्य लोग जाने लग गए थे, है ना, क्योंकि उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिल गई थी। इससे कि विभिन्न प्रकार के विचार भी सामने आने लगे और राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उससे जुड़ने का भी प्रयास होने लगा, क्योंकि अधिकांश लोग पढ़ नहीं सकते थे, तो उन्हें नाटक और संगीत या जुलूसों के माध्यम से ही बताया जाने लगा। अब हम पढ़ेंगे सारांश। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। कब करा था? 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को सम्राट घोषित कर दिया। उसने पड़ोस के यूरोपीय देशों की विजय यात्रा शुरू की। पुराने राजवंशों को हटाकर उसने नए साम्राज्य बनाए, है ना, और उनकी बागडोर अपने खानदान के लोगों के हाथ में दे दी। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। उसने निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई। तो बच्चों ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली नेपोलियन ने चलाई, है ना। शुरू में बहुत सारे लोगों को नेपोलियन मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्दी ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। आखिरकार 1815 में वाटरलू में उसकी हार हुई। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था 1815 में, उसमें उनकी हार हुई थी। यूरोप के बाकी हिस्सों में मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके क्रांतिकारी उपायों का असर उसकी मृत्यु के काफी समय बाद सामने आया। ठीक है। स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण विरासत थे, है ना। कौन से थे बच्चों? स्वतंत्रता और जनवादी विचार। तो स्वतंत्रता का जो विचार है वो फ्रांसीसी क्रांति से ही इसकी शुरुआत हुई है। ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैले और इनके कारण वहां सामंती व्यवस्था का नाश हुआ। ठीक है। सामंती जो व्यवस्था, सामंत लोगों की, समृद्ध लोगों की जो व्यवस्था थी, उसमें उसका जो है नाश हुआ था। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना की अपने आंदोलन में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी, है ना। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय, है ना, राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण है। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय जो है क्रांतिकारी फ्रांस से इन्होंने प्रेरणा ली थी और इससे इनके विचारों में परिवर्तन आया था। ठीक है।